चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। JIGL के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम CRPC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CRPC। CRPC ऐसे लिखते हैं, CRPC 1973। C कैपिटल, R स्मॉल, PC कैपिटल, CRPC 1973। आप चाहे इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोल दीजिए या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बोल दीजिए या CRPC बोल दीजिए, सब बात बराबर है। कोड ऑफ सिविल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC, सब बात बराबर है। ठीक है, चलिए एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और 3 बार नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। जरा बताओ तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए पढ़ लिया। अब जरा ध्यान से सुनो, आज मैं कहां तक पढ़ा दूंगा? तो आज मैं पढ़ा दूंगा, ये जो पल होता है ना क्लास में, ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन वाला होता है। एक एक बच्चा कोने कोने से ये देख रहा है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। तो आज मैं कहां तक पढ़ाऊंगा? आज मैं कहां तक पढ़ाऊंगा मैं बता दे रहा हूं। देखो कोने कोने से बच्चा देख रहा है, वही मैं देख रहा हूं, है ना। आज मैं पढ़ाऊंगा अच्छा हंस रहे हो, इसी में तो मेन है। आपको मालूम नहीं मैं इंट्रोडक्शन पे ज्यादा टाइम लगाता हूं। तो ज्यादा टाइम किसके ऊपर लगता है? इंट्रोडक्शन पे तो लगता है, बाद में तो तुरंत खत्म हो जाएगा। जरा पेज वाइज देखिए तो ये बीच में आता है या क्या, कैसे आता है? पेज वाइज जरा चेक करो तो ये लगभग बीच में पहुंचता है क्या? 4 आज पढ़ाऊंगा और अगली क्लास में कितना हो जाएगा? 4 पेज। तो इसका मतलब लगभग बराबर पे है, आधा आज आधा अगली क्लास में। चलिए शुरू करें। अब सबसे पहले आप लोग का CRPC का मैं बेस बना देता हूं। आप लोग को याद हो इसका बेस आपका पहले भी बन चुका है। कहां बना था? जब हम CPC पढ़ रहे थे, है ना। आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर जितने भी लॉज होते हैं वो ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। या तो वो सिविल लॉ होते हैं या वो क्रिमिनल लॉ होते हैं। सिविल लॉ वो लॉ होता है जहां पे अगर आप गुनहगार साबित हुए तो आपके ऊपर सिर्फ जुर्माना होगा, सिर्फ पेनल्टी। और क्रिमिनल लॉ वो लॉ होते हैं जहां पे अगर आप डिफॉल्टर साबित हुए तो पेनल्टी के साथ साथ पनिशमेंट भी हो सकता है। पनिशमेंट का मतलब जेल। तो याद रखिए क्रिमिनल लॉ के अंदर जेल पक्का है, चाहे एक ही दिन की जेल हो पर जेल पक्का होगा, तभी वो क्रिमिनल मैटर बनेगा, अदरवाइज वो सिविल रह जाएगा। सिविल में ओनली पेनल्टी, क्रिमिनल में पनिशमेंट तो होना ही होना है, उसके साथ साथ पेनल्टी भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, पर पनिशमेंट पक्का है। क्या पक्का है? पनिशमेंट। तो सिविल मैटर्स में पेनल्टी, क्रिमिनल मैटर में पनिशमेंट। ठीक है जी। अब सिविल लॉ जितने भी हैं भारत में, उससे जुड़ा हुआ जो सब्सटैंटिव लॉ, जितने भी सिविल मैटर्स हैं, जितने भी क्या हैं सिविल मैटर्स, उससे जुड़ा हुआ जो सब्सटैंटिव लॉ है, सब्सटैंटिव का मतलब मेन लॉ, जिससे ये पता चलता है कि कौन आदमी गुनहगार है, कौन आदमी बेगुनाह है, राइट्स बनता है कि नहीं, लाइबिलिटीज क्या है, मतलब जो मेन बातें जो बताता है उसको क्या बोलते हैं हम? सब्सटैंटिव लॉ। तो जो सब्सटैंटिव लॉ है वो तो कहां बताया गया एग्जैक्टली? आपका CPC में। लेकिन CPC सिविल मैटर से जुड़ा हुआ प्रोसीजरल पार्ट भी बता देता है। अगर आपको याद हो CPC के 2 पार्ट हैं। एक तो CPC में शुरुआत में सेक्शंस होते हैं। शुरुआत में क्या होते हैं? सेक्शंस, जो बनता है उसका सब्सटैंटिव लॉ। और सेक्शन के बाद वहां पे आते हैं लास्ट में ऑर्डर्स, जो बनता है उसका
प्रोसीजरल लॉ। तो इसका मतलब सिविल मैटर के ऊपर भारत में एक ही लॉ है, दैट इज सीपीसी, दैट इज सीपीसी। सीपीसी के सेक्शन जो है वो सब्सटैंटिव पार्ट है और जो उसके लास्ट में ऑर्डर्स हैं वो उसका प्रोसीजरल पार्ट है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आ जाओ। अब चूंकि हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो सिविल मैटर से हमारा कोई भी मतलब नहीं है, ऐसे भी सीपीसी हम पढ़ के खत्म कर चुके हैं। अब आइए क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में जो सब्सटैंटिव पार्ट है वो कहां दिया गया है? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। लेकिन क्रिमिनल मैटर से जुड़ा हुआ जो प्रोसीजरल लॉ है वो कहां दिया गया है? सीआरपीसी 1973। तो इसका मतलब जब भी क्रिमिनल मैटर होगा तो आईपीसी भी लगेगा और सीआरपीसी भी लगेगा। आईपीसी सब्सटैंटिव का मतलब मेन बातें करेगा और जो स्टेप वाइज प्रोसीजर आएगा वो आपको सीआरपीसी से मिलेगा। तो क्रिमिनल मैटर जहां हुआ दो लॉ साथ साथ चलेंगे, आईपीसी भी और सीआरपीसी भी। आईपीसी से गिल्ट और इनोसेंस का पता चलेगा और सीआरपीसी से बाकी चीजें की जाएंगी। जैसे गिल्ट और इनोसेंस डिक्लेयर होने के बाद भी अब सजा होना है तो भाई डे टू डे में सजा कैसे होना है, या आईपीसी में केस पहुंचेगा उसका ट्रायल होना है तो ट्रायल कैसे होना है भाई, तो सीआरपीसी बताएगा। प्रोसीजरल पार्ट कौन देखेगा? सीआरपीसी। सब्सटैंटिव पार्ट कौन देखेगा? आईपीसी। ये बात समझ में आ गया? तो आईपीसी भी हम पढ़ चुके हैं पहले। तो इसका मतलब अगर हमारा चैप्टर का नाम ये है तो इसका इंट्रो कैसे दोगे कि सर सीआरपीसी इज द प्रोसीजरल लॉ, सीआरपीसी इज द प्रोसीजरल लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल मैटर्स, रिलेटिंग टू क्रिमिनल मैटर्स। भारत में जितने भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, जितने भी क्रिमिनल मैटर्स हैं, है ना, जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका केस कहां चलेगा? आईपीसी रीड विद सीआरपीसी। तो सीआरपीसी इज द प्रोसीजरल लॉ विच डील्स विद द ट्रायल ऑफ कैसे केसेस? क्रिमिनल केसेस। याद रहेगा? कोई दिक्कत? तो एक बार बोल बताओ तो व्हाट इज सीआरपीसी? ठीक है, चलिए। तो याद रखना सीआरपीसी अकेले कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा आईपीसी के साथ आएगा। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला फोटो आपको खींच लेना चाहिए, ऐसे सीपीसी में तुमने बनाया हुआ है, लेकिन यही चार्ट आप अगर सीआरपीसी के सामने भी बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब आप चार्ट बनाओगे या फोटो खींचोगे, मैं मानना फोटो खींच लो, या सब्सटैंटिव लॉ में जितना लिखा हुआ ये मत लिखो, और क्या, या सिर्फ क्रिमिनल लॉ वाला लिख लो, ये तो चलेगा ना, सिर्फ क्रिमिनल लॉ वाला लिख लो। तो सीआरपीसी इज द प्रोसीजरल लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल कोर्ट और द क्रिमिनल्स। D2H वाले बच्चे जवाब दो, व्हाट इज सीआरपीसी? चलिए आगे बढ़े। क्या सिर्फ क्रिमिनल लॉ वाला लिख रहे हो? हाँ, मुझे मालूम था जो ऑप्शन सस्ता होता है ना वो तुम जरूर लेते हो, और जो महंगा ऑप्शन होता है वो छोड़ देते हो। ऐसे ये डिट्टो चार्ट आपका सीपीसी चैप्टर में बना हुआ है, लेकिन आपको याद कहां रहेगा? सीपीसी पढ़ोगे तो सीआरपीसी भूल जाओगे, सीआरपीसी पढ़ोगे तो सीपीसी भूल जाओगे। भूलने में तो तुम लोग को डॉक्टरेट की उपाधि मिलनी चाहिए। भूलता वही है जो दिमाग में अदर चीजों को ज्यादा रखता है, समझे? इसलिए बोलता हूं अब एग्जाम टाइम होने पे है, सोशलाइजिंग करना बंद करो, आप सोशल मत बनो। आप जितना सोशल बनेंगे उतना दिमाग में चीजें आएंगी और पढ़ाई की चीजों को ओवरराइड करेगा। क्यों? एग्जाम के समय में बड़े बड़े लोग हाइबरनेट कर जाते हैं, जानते हो हाइबरनेट करने का मतलब? गायब हो जाते हैं, बंद कमरे में अंदर ही बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और सो रहे हैं, दुनियादारी से कट जाते हैं। उसका कारण है जो जितना दुनियादारी के चक्कर में पढ़ेंगे उतनी ही बातें दिमाग में घुसेंगी, और वो पढ़ाई जो जगह पढ़ाई को मिलना चाहिए था उस जगह पे दूसरी इंफॉर्मेशन बैठ जाएंगी। तो अगर आप चाहते हो, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं जो कि एग्जाम टाइम है, एक बच्ची कल मेरे को बोल रही थी कि सर हम भूल जाते हैं। मैंने बोला देखो भाई, भूलना तो नेचुरल है, भूलता सब है, पर कोई ज्यादा भूलता है और कोई कम भूलता है।
है कि नहीं? अगर तुम चाहते हो कि तुम कम भूलो तो दिमाग में सिर्फ पढ़ाई को रखो, तो आप कम भूलेंगे। लेकिन अदर चीजों को आप जगह देंगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा ना। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, समझे? तो जिन बच्चों का एग्जाम है फोकस्ड हो जाइए, फोकस्ड। आपको सिर्फ एग्जाम दिखना चाहिए और इधर उधर कुछ भी नहीं। दोस्ती दुनियादारी सब छोड़िए, सब बेकार है, कोई काम नहीं आएगा, समझे? ऐसे भी कहा गया है कि दोस्तों की जरूरत हमेशा ऑफेंस करने के लिए ही होती है। अगर कोई इंसान सही रास्ते पर चल रहा है तो उसको दोस्तों की जरूरत नहीं है, समझे? ये बाबा नितेश्वर ने बोला है ना? ये समझा? ऐसे बहुत बड़ी बात थी कि दोस्तों की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हम कोई ना कोई ऑफेंस करते हैं। सही रास्ते पे चलने के लिए हमें दोस्तों की जरूरत नहीं, फैमिली की जरूरत है। अब कुछ लोगों को क्या लगेगा, फैमिली बनाने के लिए तो दोस्ती कर रहे हैं, वो फैमिली नहीं, अभी माता पिता भाई बहन वाला फैमिली, ठीक है? तुम लोग का इंटरप्रिटेशन कुछ ज्यादा ही वाइडर है। चलिए आइए लाइन बाय लाइन। हाँ जी, सीआरपीसी जल्दी बताइए, क्या ये मैकेनिज्म देगा? मैकेनिज्म का मतलब प्रोसीजर, लिखो। सीआरपीसी तो प्रोसीजरल लॉ है, ये मैकेनिज्म देगा कि कैसे क्रिमिनल लॉ को भारत में क्या किया जाए, एनफोर्स किया जाए। क्रिमिनल लॉ कौन है? आईपीसी। तो आईपीसी को इंप्लीमेंट करने का ग्राउंड बनाता है कौन? सीआरपीसी। आइए, सीआरपीसी प्रोसीजर बताएगा कि आईपीसी के अंदर अगर ट्रायल होने हैं, क्या होने हैं? ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगर अंडर आईपीसी होगा तो वो कैसे होगा, वो सीआरपीसी बताएगा। क्रिमिनल मैटर कहां जाएंगे? आईपीसी में। आईपीसी में ट्रायल होगा। ट्रायल का मतलब समझे ना, केस चलेगा। तो केस चलेगा कैसे, कौन बताएगा? सीआरपीसी। अब क्रिमिनल ट्रायल तुम यहां नहीं पढ़ रहे हो ना, प्रोफेशनल में जाओगे। आज पिछली क्लास में ही क्रिमिनल ट्रायल पढ़ा के आया हूं। तो देखो, मैं ये क्यों बताता हूं, ये नहीं कि मैं प्रोफेशनल का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखो जो तुम पढ़ रहे हो ये फिर से आएगा प्रोफेशनल में। और प्रोफेशनल में मैं बच्चों से पूछता हूं, अब क्रिमिनल ट्रायल पढ़ाऊंगा तो बार बार सीआरपीसी आएगा ना। अभी बोलोगे, अभी मैं ड्राफ्टिंग का बुक दिखा देता हूं, डिट्टो यही सब है, पर इससे एडवांस। इससे क्या एग्जैक्टली? एडवांस। अभी तो सिर्फ क्रिमिनल ट्रायल बोल के छोड़ दिया मैंने, पर क्रिमिनल ट्रायल होगा कैसे, वो प्रोफेशनल में पढ़ाया जा रहा है, समझे? तो इसलिए अच्छे से पढ़ लो। जिस बच्चे का एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग होगा उसका प्रोफेशनल आसानी से निकल जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव खराब हुआ तो प्रोफेशनल में बहुत स्ट्रगल करोगे आप। आइए अगला, क्या सीआरपीसी के अंदर नेसेसरी मशीनरी दिया गया है फॉर एप्रीहेंडिंग द क्रिमिनल? एप्रीहेंडिंग द क्रिमिनल का मतलब क्रिमिनल को पकड़ना। कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ा जाएगा, कैसे क्रिमिनल मैटर्स को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कैसे उनका ट्रायल चलेगा, कैसे उनके ऊपर पनिशमेंट होगा। देखा, आ गया ना पनिशमेंट। क्रिमिनल मैटर पनिशमेंट, अगर ये सिविल होता तो पेनल्टी, फाइन, ये सब होता, कोई दिक्कत? चलिए आगे, याद रखिएगा सीआरपीसी तो तभी लगेगा ना जब ऑफेंस हुआ हो, तो पहले ऑफेंस होना जरूरी है। अच्छा, ऑफेंस जनरल ऑफेंस या आईपीसी वाला ऑफेंस? आईपीसी के नजर में अगर ऑफेंस हुआ तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, और क्रिमिनल ऑफेंस में प्रोसीजर कहां से आएगा? सीआरपीसी। ठीक है, चलिए देखिए इधर। सबसे पहले ऑफेंस का डेफिनेशन कहां दिया? सेक्शन 2 क्लॉज N। बोला है ऑफेंस का मतलब कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन। अब ये बहुत जगह तुम्हें एक्ट ओमिशन पढ़ा चुका हूं, टॉट में भी था ये, तो मैं फिर से लिखवाऊं क्या पूरा? एक्ट का मतलब क्या होता है? वो काम जो आपको करना चाहिए था आप नहीं कर रहे। ओमिशन का मतलब वो जो काम आपको नहीं करना चाहिए था वही कर रहे हैं आप, ये उल्टा हो गई। चलो पहले एक्ट का मतलब, जो काम आपको नहीं करना चाहिए था वो कर रहे हैं, और जो काम आपको करना चाहिए था वो आप नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका एक्ट और ओमिशन। सुनिए, कोई भी ऐसा एक्ट कर दिया आपने, या कोई भी एक्ट आपने नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, तो याद रखिएगा कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन अगर भारत के किसी भी लॉ ने उस एक्ट और ओमिशन के लिए क्या दिया है? पनिशमेंट, तो सीधा कहां फॉल कर जाएगा? आईपीसी। पनिशमेंट का मतलब जेल का मतलब आईपीसी, और आईपीसी का मतलब सीआरपीसी। जैसे सुनो जरा, बताओ तो कंपनी लॉ में कोई एक सेक्शन बताओ जहां पनिशमेंट है। 447
अरे 447 फ्रॉड, फ्रॉड का जो सेक्शन है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी चैप्टर में था ये। फ्रॉड का जो सुनिए, फ्रॉड का जो सेक्शन 447 है उसमें 10 साल तक की जेल है और कम से कम 6 महीने का जेल है, ऐसे ही फिर कहीं 3 साल है, ऐसा करके। अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो 3 साल, ऐसा कुछ है, अगर आप लोगों ने 447 पढ़ा हुआ है तो देखिए जेल है, तो जेल होते ही भले ही कंपनीज एक्ट के अंदर जेल सुनाया गया, लेकिन उसका ट्रायल चलेगा सीआरपीसी में, उसका ट्रायल होगा आईपीसी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भारत के किसी भी लॉ में अगर तुमको जेल सुना दिया गया तो याद रखिएगा वो जेल कैसे होगा, ये सब कहां से गवर्न होगा, सीआरपीसी। बाकी और अच्छा लिखा है बाद में कि सेक्शन 40 में साफ साफ लिख दिया है कि ऑफेंस का मतलब वो चीज जिसको आईपीसी क्या माने ऑफेंस। अगर आईपीसी ने उसको ऑफेंस मान लिया तो सीआरपीसी के लिए भी वो क्या हो गया, ऑफेंस, और फिर उसका ट्रायल चलेगा एज पर सीआरपीसी। क्लियर है? चलिए, और भी पुराने लॉ होते थे। अब जैसे कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज कैसे चलती थी, कंपनीज एक्ट 1956। चलिए, बाकी ये तो तुम लोग को मेन सीरिया तो बहुत जगह पढ़ा दिया, मुझे लग रहा टॉट में भी था शायद, और तुम्हारा आईपीसी में तो बड़ा भयंकर था, मुझे लगता है लगभग आधा एक पेज था पूरा इसी के ऊपर। चलिए, लेकिन फिर भी मेन सीरिया का मतलब बैड इंटेंशन, मैलाफाइड इंटेंशन। लिखो, बैड इंटेंशन, मैलाफाइड इंटेंशन। याद रखिएगा, ऑफेंस साबित होने के लिए मेन सीरिया का साबित होना जरूरी है। अगर मेन सीरिया साबित नहीं हुआ तो वो ऑफेंस नहीं हुआ, मतलब कम से कम क्रिमिनली पनिश तो नहीं होगा, मतलब क्रिमिनली पनिश वो नहीं होगा। क्रिमिनली पनिश होने के लिए, ऑफेंस बनने के लिए मेन सीरिया का साबित होना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये लिखा है, thus मेन सीरिया इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एवरी क्रिमिनल ऑफेंस। सिविल ऑफेंस में मेन सीरिया ना भी हो, लेकिन नुकसान तो करा दिया ना भाई। जैसे मालूम चला मैं बैठा हूं, सुनो इधर से, मैं बैठा हूं और ऐसे हाथ ऐसे किया, मालूम चले बच्ची बगल में बैठी भी, इसका मोबाइल मेरे हाथ से ऐसे लग गया, अब मोबाइल गिर गया, है ना, आईफोन था, 80,000 रुपए का फोन गया। तो देखिए, मेन सीरिया तो नहीं था मेरा, लेकिन इसको नुकसान तो हो गया, तो नुकसान की भरपाई तो मुझे करानी पड़ सकती है, वो सिविल ऑफेंस हुआ, लेकिन जेल थोड़ी हो जाएगी यार। नहीं समझ में आया? चलो आगे। अब तुम लोग छोटे छोटे बच्चे पहली बार जब पढ़ते हो ये सब तो अच्छा लगता है कि भारत में कोर्ट कितने तरीके के होते हैं। क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, क्रिमिनल। क्योंकि प्रोफेशनल में जब तुम जाओगे, अब चूंकि आजकल मैं वो यही सब पढ़ा रहा हूं वहां पे, तो ये मेरे लिए भी ताजा ताजा है, तो वहां से कुछ चीजें उठा के तुम्हें यहाँ भी बता दूंगा। का एक काम की जिधर ही बता दीजिए, प्रोफेशनल में नहीं पढ़ूंगा फिर, है ना। तुम इसका तो याद रख नहीं पा रहे हो एग्जाम तक, और प्रोफेशनल का तुम याद रखोगे, है ना। लेकिन नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता देता हूं, है ना। नॉलेज के लिए क्या होता है, देखो ऐसे होता है, इधर देखो, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, बाकी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद ना ये बदल जाता है पूरा का पूरा, ये लिंक, सिविल साइड अलग हो जाएगा और क्रिमिनल साइड अलग हो जाएगा। अब सिविल साइड में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाता है उसके बाद, लेकिन क्रिमिनल साइड में सेशन कोर्ट हो जाता है। क्या होता है, सेशन कोर्ट का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। अब सेशन कोर्ट में भी फिर नीचे चलते जाओ, जैसे तुम नीचे चलोगे तभी मजिस्ट्रेट सब आएगा, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंच जाता है, डीएम तक। तो पहले ये समझो, जो यहां से ये कहानी खत्म, यहां से ये अलग अलग होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले बताओ। तो अभी मैं क्या सारे कोर्ट की बात कर रहा हूं, क्रिमिनल कोर्ट की बात करने जा रहा हूं। क्रिमिनल, तो क्रिमिनल में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं मिलेगा, सेशन कोर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सेशन कोर्ट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताओ। चलो अब ध्यान से सुनते जाना, खूब अच्छे से पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां तुम्हारा बेस बन रहा है, ऐसे प्रोफेशनल में जाके फिर से है ये, और प्रोफेशनल में पहुंचेंगे तब, और प्रोफेशनल में पहुंचने के लिए यही इसको पढ़ के पहले खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे प्रोफेशनल में पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन पहले प्रोफेशनल में तो जाना पड़ेगा। आइए, सबसे
ऊपर कौन बता रहा है? हाई कोर्ट। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की गिनती इन सब चीजों में होती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादातर क्या जाती है? अपील। तो आप जो सुप्रीम कोर्ट को नॉर्मली गिन लोगे वो ठीक नहीं है। मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट इज अ क्रिमिनल कोर्ट, कुछ पावर्स उसके पास क्रिमिनल मैटर्स के हैं जो उसका ओरिजिनल पावर है, पर ज्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अपीलेट कोर्ट है। क्या है वो? अपीलेट कोर्ट है, वो जनरल कोर्ट नहीं है। आपको लगता है कि मर्डर का केस है सीधा सुप्रीम कोर्ट? पहले सेशन कोर्ट में क्या होगा, जो क्रिमिनल मैटर है ना, और सेशन छोड़ो उसके नीचे भी है बहुत, समझ रहे हो आप? अभी मैं दिखाऊंगा। तो ऐसा होता है सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मर्डर का केस ले, कभी नहीं। तो वो अपीलेट कोर्ट है, इसलिए उसको गिनती में नहीं लेते हैं। आइए हाई कोर्ट, उसके बाद बता दिया ना, सेशन कोर्ट बताया था अभी। देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं वर्ड आया, जो कि क्रिमिनल साइड में चल रहे हैं हम, सिविल साइड में नहीं चल रहे हैं। अगर सिविल साइड होता तो यहाँ क्या लिखा रहता? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये अगला, अब आ जाओ भाई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। और यही मेट्रो एरिया है तो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कितने मेट्रो सिटीज हैं इंडिया में? 4। कुछ लोग बोला सर लखनऊ में भी तो मेट्रो है। अरे वो बोला मेट्रो सिटीज कितने हैं? 4, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, फिर नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब उसी में आ जाता है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, है ना? आप देखिएगा डीएम का हिंदी कभी कभी दंडाधिकारी भी आता है। हाँ कभी देखा होगा, जिला दंडाधिकारी मतलब दंड देने वाला अधिकारी। तो डीएम ऐसे ही थोड़ी, आईएएस ऑफिसर ऐसे ही थोड़ी इतना पावरफुल होता है। वो एग्जीक्यूटिव भी होता है और कुछ मामलों में वो जुडिशियरी का भी हल्का पावर लेके चलता है ना? कहते हैं देसी कौन चला रहा है? डीएम, सीएम, पीएम। डीएम चलाता है डिस्ट्रिक्ट, सीएम चलाता है स्टेट, पीएम चलाता है देश, है ना? और कंपनी चलाता है सीएस। कंपनी चलाता है कौन? सीएस, है ना? तो चलिए इधर देखिए, बाकी ये बोला कि और भी कुछ क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्रिएट होते हैं, नहीं क्रिएट होते हैं? अरे जैसे कंपनी लॉ में एनसीएलटी क्रिएट कर दिया। अच्छा कंपनी लॉ में सिर्फ एनसीएलटी है कि स्पेशल कोर्ट भी है? स्पेशल कोर्ट भी है। तो बहुत स्पेशल लॉज के अंदर भी स्पेशल कोर्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। बाकी बोला सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ क्रिमिनल पावर्स हैं। कुछ कहा सर सुप्रीम कोर्ट में कुछ क्रिमिनल पावर? अरे भाई उसका काम ही नहीं है, वो तो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पढ़ाया था तुम लोग को। वो तो देश का ही एक तरीके से गार्जियन है, तो वो बड़े बड़े चीजों को डील करता है। आइए अगला देखिए, यहां लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को जनरली क्या माना गया है? अपीलेट कोर्ट माना गया। अच्छा वो सबके खिलाफ अपील सुनता है या हाई कोर्ट के खिलाफ सिर्फ? हाई कोर्ट, वो भी हाई कोर्ट जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में जो देता है डिसीजन, सिर्फ उसके खिलाफ अपील सुनता है वो। तो ये सब कहानी है। अब बोलोगे कि सर ये जितने भी कोर्ट आपने बताए उसमें ज्यादा पावरफुल कौन है, कौन कम पावरफुल है, रैंकिंग कैसे बनती है? तो सारा रैंकिंग मैं बनवा देता हूं अच्छे से। पहले तो मैं बता सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के चलना, सुप्रीम कोर्ट का अलग ही स्टेटस है, वो कोई नॉर्मल कोर्ट नहीं है। तो हाई कोर्ट से शुरू करेंगे हम, हाई कोर्ट से जाएंगे एकदम नीचे तक। अच्छा ये क्रिमिनल साइड में चल रहा हूं मैं, सिविल साइड में नहीं चल रहा हूं। सिविल साइड का अलग हायरार्की बन सकता है, समझ में आ गया? चलो अब तुम लोग करोगे ये काम, मैं नहीं करूंगा। मैं एक बढ़िया सा चार्ट बना रहा हूं यहाँ पे, तुम मुझे इंफॉर्मेशन देते जाना, मैं फिल करता जाऊंगा, तुमको याद भी हो जाए, ठीक है? तो ये जो कोर्ट का हायरार्की बना रहा हूं मैं, है ना, वो बना रहा हूं एज पर देयर पावर, एज पर देयर पावर। तो आओ इधर देखो, पहले बताओ कितने कोर्ट्स हैं। अगले पेज पे भी जाकर देखो भाई, बॉक्सेस बने हुए हैं, 1 2 3, कितना बॉक्सेस बना हुआ है? 5 ही पक्का? तो चलो इधर मैं लिख रहा हूं कोर्ट का नाम, इधर मैं लिखूंगा पावर। पावर 2 चीजों का, एक तो पावर पनिशमेंट का, पनिशमेंट का मतलब जेल, इम्प्रिजनमेंट। बच्चा दूसरा क्या बोला मन? दूसरा डेथ। अरे डेथ इम्प्रिजनमेंट में तो आगे बढ़ेगा। दूसरा पेनल्टी, समझे? अरे फांसी की सजा, तो फांसी भी तो पनिशमेंट में ही आया, तो फांसी भी एक सजा ही है। कुछ लोग मजा, उसमें तो मजा है सर, मजा है। देख लीजिएगा जिस हिसाब से यूट्यूबर से भी इस देश में बढ़ रहा है ना, ये लोग फांसी को भी यूट्यूब लाइव करेगा। देख लीजिएगा हालात, देख लीजिएगा आप जिस हिसाब से देश चल रहा है कि नहीं? मजा आएगा। जिसके साथ होगा उसके साथ सोचो कितना बुरा होगा, है कि नहीं?
चलिए इधर देखिए, अच्छा बूढ़ा किया इसलिए बूढ़ा होगा, चलो भाई बहुत तरीके के लोग हैं इस क्लास में। 1 2 5 है ना पक्का, तुम लोग का कोई ठीक नहीं है, 5 ही है ना पक्का। 1 2 3 4 कहा सर, सिर्फ 4 लाइन खींचे, 5वां अपने आप बना है, बन गया ना नीचे। चलो हाँ, अब पहले तुम लोग एक काम करो, कोर्ट का नाम ही लिखवा दो यार। पहला कोर्ट कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। जानते हो छपाई करने वाले आतंकवादी एक्टिव हो गए। मैं यहां लिख रहा हूं और छपाई चालू है। पहले मुझे ये चार्ट बनाने दो, उसके बाद चार्ट उतारना। कुछ लोग एकदम तैयार पेज वेज लगा, हाँ तब देख सर से पहले चार्ट बना लेंगे। आइए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद देखो तो कौन है? सेशन कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन लिखूं या सेशन कोर्ट लिखूं? चलो मैं कोर्ट ऑफ सेशन लिखता हूं। कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। और बोलो। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और उसी को मैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर देता हूं। ये तुम्हारा लास्ट में लिखा हुआ है, अगले पेज के लास्ट में लिखा हुआ है, तुम देखना वहां लिखा रहेगा कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास वही पावर होगा, ऐसे करके कुछ लिखा हो, देखो तो जल्दी बोलो। मैं क्या लिखूं यहां? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और इसी को क्या बोल दूंगा? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। देखो तो यही पावर है चीफ वाले का, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। आ ही नहीं रहा उसमें। चलो अगला बोलो। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ, ये देखो तो ये क्या नॉर्मल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का है क्या? देखो तो है, इसको मैं सिर्फ बोल दो मेट्रोपॉलिटन। ये कहां लिखा हुआ? लास्ट में लिखा होगा। नहीं मिला तुम लोग को? कौन है फर्स्ट वाला? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है? तुम लोग लो लो मुझे दिखाओ। तुम लोग कुछ भी ना, एक चार्ट तुम लोग पे विश्वास किया मैंने, तुम लोग मेरा ये हालत कर दी है। तुम लोगों ने तो मेरे से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखवा ही नहीं, सीधा मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास लिखवा दिए। नहीं यार, रुक जाओ रुक जाओ। 1 2 3 4 तो तुम्हारा इधर से, वाह क्या तुम लोगों ने मेरे से लिखवाया है। असिस्टेंट सेशन जज तो लिखवाया नहीं। नहीं नहीं भाई, तुम लोग पर कभी जिंदगी में विश्वास नहीं करूंगा मैं। पूरा चार्ट खराब करवा दिया मेरा। अरे तुम लोग यहां से देख रहे हो, यहां से? अरे भाई नीचे यहां पर जो था उसमें से देखना था। जहां सीधा सा बात है, तुम लोग पे विश्वास करना है ना, रेगिस्तान में नदी ढूंढने जैसा है। कर दिया तुम लोगों ने वही जो मैं चाहता नहीं था। चलिए हाँ, जो छपाई गैंग है उसका तो नुकसान हो गया। ये हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद आइए इसमें आपका आएगा अब असिस्टेंट सेशन जज। ये ना असिस्टेंट सेशन जज। पूरा मूड का फालूदा बना दिया, ठीक है। उसके बाद अब इस साइड आइए, अब है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अच्छा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो पावर है वही है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये एक ही हो गया। उसके बाद भी है अब मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, है ना।
फर्स्ट क्लास। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये एक हो गया। लास्ट में क्या है? मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, ये हो गया ना पूरा? अरे नहीं, इसमें देख रहे हैं अभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब उससे भी नीचे चला जाता है। तुम लोग पिछला वाला मत देखो, ये देख रहे हैं ना पावर, ये वाला अगले पेज वाला। चलो कितने हो गए सब मिला के? 1 2 3 4, 4 हो गया, 5 और ये हो गया 6। चलो भाई अब नहीं, तुम लोग से नहीं पूछूंगा मैं, तुम लोगों से नहीं पूछूंगा। आज तुम लोगों ने मुझे दिखा दिया, जब मैं पावर पढ़ा रहा था तो पिछला कैसे हो सकता है ये बताओ? पावर ऑफ कोर्ट टू पास सेंटेंस, जब ये पढ़ा रहा हूं तो इसके नीचे ही तो आएगा। मैं गलती मेरी, मैं समझ गया, तुम लोग तो है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं अगले पेज पर देखो, अगले पेज पर देखो। तो अगला पेज पर क्या आ रहा है? यही सारा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। ये क्या बोली मालूम है? ये जो नहीं बना हुआ है, ये पायदान, पायदान देख के बता रही है। वाह क्या बात हो, पायदान आईसीएसआई का चार्ट है। तो आईसीएसआई का तो जानते हो कहां से कहां चलता है वो, उसके मॉड्यूल में कुछ भी बनाते हैं सरकारी ढंग से। चलो एक बार फिर से विश्वास करता हूं तुम लोग पे। जो D2H वाला बच्चा है भाई, कम से कम तुम ही लोग ठीक से बता देना, यहां तो सब पर्सन ऑफ साउंड माइंड सब है। चलो मुझे बताओ, हाई कोर्ट देखना प्लीज, हाई कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट देखिए। अब कहां हाई कोर्ट देखना मालूम है ना? हाँ, पूरा मूड खराब कर देगा, इतना बढ़िया चार्ट बन रहा था मेरा। अच्छा, हाई कोर्ट मुझे लगता है ये आपको डेथ सेंटेंस भी दे सकता है और एनी इम्प्रिजनमेंट है। तो एक काम करता हूं, चलो ये लो, तुम लोग को उसको, एक बच्ची को ना मन था डेथ सेंटेंस का, तो ये लो डेथ सेंटेंस। चलिए डेथ सेंटेंस। अरे सुनिए 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 सुनिए, जो बच्चा साथ साथ उतारा है ना, उसका तो जो बैंड बजा है आज, डेथ सेंटेंस। चलो इधर देखो, सबसे पहले बताओ हाई कोर्ट, देख के बताओ, देख के बताओ, जल्दी देखो जल्दी देखो। तुम मॉड्यूल देख रहे हो ना, मॉड्यूल से भी एक बार मैच करते चलना, ठीक है? चलो देखो हाई कोर्ट, अरे शांत हो जाओ, इधर देखो, उसमें मैच करना कि जो सही आ रहा है कि नहीं, लिमिट यही तो है यहाँ पे है ना। हाँ, यही वाला तो चार्ट देखिए सब घबराया है अभी बोला नहीं आईसीएसआई मॉड्यूल से ही चार्ट आया है, ये वाला स्टेप वाला चार्ट। चलो इसी के आसपास नहीं होगा, देखो। चलो हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस दे सकता है, यस, है ना? मैं ऐसे टिक लगाता जा रहा हूं। और इम्प्रिजनमेंट एनी, एनी का मतलब विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी लिमिट। और पेनल्टी भी एनी, एनी का मतलब कुछ भी, वो विदाउट एनी लिमिट। अब आ जाओ, कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस दे सकता है, लेकिन उसको हाई कोर्ट से पूछना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ऐसा? देख रहे हो ना, देख रहा है ना विनोद, बार बार मेरा चार्ट खराब करने की कोशिश की जा रही है। अभी मैंने बोला कोर्ट ऑफ सेशन दे सकता है डेथ सेंटेंस, सीधा बोला नहीं, और उसको पढ़ा नहीं। तुम अगर पढ़े होगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वो डेथ सेंटेंस दे सकता है, लेकिन उसको हाई कोर्ट से कंफर्म कराना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, दे सकता है सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, अप्रूव फ्रॉम है या कंफर्म है? कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट भी चाहिए। क्या चाहिए? कंफर्मेशन, कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट, बाय हाई कोर्ट। ये हैंडराइटिंग समझ लेना, जो तुम्हारे बुक से लिख रहा हूं, है ना? अगला पनिशमेंट एनी है, देखो तो कि कुछ है ऐसा, कुछ साल तक सजा हो जाए, एनी, तो ये हो गया एनी। पेनल्टी भी एनी ही होगा। तो थोड़ा सा देखो कम गया पावर। कैसे पावर कम गया? डेथ सेंटेंस वाले में पावर नहीं घट गया, बाकी पावर सेम है। चलिए आ जाओ, असिस्टेंट सेशन जज, हाँ असिस्टेंट सेशन जज, सॉरी वो तो सेशन जज के लिए ठीक बोला था, सेशन जज में था ना ये सब। अच्छा असिस्टेंट सेशन जज में जरा देखो, रुको रुको रुको, अरे यार इन लोग से कुछ भी पूछना।
10 ईयर्स, डेथ सेंटेंस नहीं, और ये हो गया एनी। यही हुआ ना। असिस्टेंट, ये तो है असिस्टेंट सेशन जज, तो लिखा हुआ है कि 10 साल से ज़्यादा दे नहीं सकता, तो 10 साल तक दे सकता है। पेनल्टी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो एनी, और डेथ सेंटेंस तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये है ना। अब बोले सर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अरे भाई वो 10 साल से तो ज़्यादा का ही होता है। वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल से ज़्यादा का ही होगा। अब तो ठीक बोल देना भाई किसी तरह, अब तो ठीक से बोल दो सब। आ जाओ। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसी को हम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। अरे अगर मेट्रो सिटी है तो उसको क्या बोलोगे? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। नॉर्मल सिटी है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। डेथ सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो तो शुरू से अब तो पावर घटता जाएगा ना। पक्का ना? ये हो गया 7 ईयर्स। पेनल्टी में पक्का देख लो, कुछ नहीं लिखा ना, एनी। अच्छा, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये तो मतलब ही नहीं है। पनिशमेंट देखो तो, पक्का ये हो गया 3 ईयर्स तक का सजा दे सकता है। पेनल्टी ₹10,000, 10,000 से ज्यादा नहीं। लो बोथ। चलो अगला, मजिस्ट्रेट, ये तो एकदम नहीं। और देखो तो जेल कहां तक? 1 ईयर, 1 ईयर। और पेनल्टी बस खत्म। यही है ना। चलो अब उतारो इसको। काफी बढ़िया काम किया, याद रखूंगा मैं। आज मेरा चार्ट बर्बाद करवा के तुम लोग। और ऊपर से बोलता भी है, मैंने बोला कि विश्वास करूं, कहां एकदम पक्का। वो तो मैंने देख लिया, नहीं तो बस आज तो मेरा चार्ट ही गलत बनने वाला था। अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगा तो आपके बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, वहीं से तो चार्ट बनाया मैंने। फोटोग्राफर सब अपना फोटोग्राफी स्किल कम करो और चार्ट उतारो, राइटिंग स्किल्स बढ़ाओ। एग्जाम में फोटो खींच के थोड़ी काम चलेगा, राइटिंग स्किल्स बढ़ाइए। चलिए हटा रहा हूं, हो गया। क्या करना, क्रॉस क्रॉस तो मारना है बस। और हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो बगल वाले पेज पर देखिए, बगल वाले से हैं? बगल वाले पेज पे एग्जैक्टली देखिए। चलो हो गया, हटाऊं? पावर मैंने थोड़ा घुमा फिरा के लिखा तो तुमने ऐसे ही लिख दिया पावर हैं? पावर क्या हुआ? अपना ही चार्ट बना के फोटो खींच रही हो? अच्छा, अपना चार्ट बना के खुद ही मोबाइल से फोटो खींच रही है? ऐसा तो नहीं उस पे कौन तो ऐप है जिसमें छोटे छोटे फोटो खींच के बच्चा सब डालता रहता है? स्नैप चैट। हाँ, ये पर किसी ने मुझे स्नैपचैट दिखाया, वो कहा कि आपके क्लास का आपका बहुत सारा वीडियो है उस पर। अब मुझे नहीं पता था ये बात। मैं भी स्नैपचैट में रुको आईडी बनाता हूँ, तब तो मैं भी देखूंगा।
नहीं, स्नैपचैट पे तो बनाऊंगा मैं। पता नहीं क्या क्या होता रहता है। मैं अमेंडमेंट से बचूं तो कुछ ना। मेरे लाइफ में तो बस पढ़ाओ, अमेंडमेंट कराओ, अब तो रिवीजन भी कराओ। सीएस का यही जुनून, जून दिसंबर फिर से जून। ये क्या लिख रहा है? हाँ सर स्ट्रिक्स बनाएंगे। ये क्या है? क्या होता है स्ट्रिक्स? स्नैपचैट में क्या होता है? स्ट्रिक्स क्या होता है? छोटा 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 वीडियो बनाने को स्ट्रिक्स बोलते हैं। इतना तुम लोग पढ़ाई के बारे में जानते होते तो आज कितना अच्छा होता। हाँ एकदम, तब पता है ना, अपना लिमिट सबको पता है। चलिए हटाऊं। एक बार बुक से मैच करो तो मॉड्यूल से, तुम दोनों मिलके। मॉड्यूल आईसीएसआई मॉड्यूल, लिमिट सब सही है। आगे पीछे कहीं ना कहीं लिमिट लिखा होगा इन लोगों ने। हाँ है ना, ये सब सेम लिमिट चेक कर लो। क्योंकि 10,000 5,000 वाला लिमिट चेंज हुआ था बहुत पहले, वो मैंने अमेंड कर दिया था। हो गया? चलिए हटा रहा हूं। हम्म क्या क्या बोला? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दोनों तरफ देखता हूँ। ऐसा क्या? उल्टा है, मैं इधर कभी कभी ऐसे बैठ जाता हूँ तो इधर ही देखता चला जाता हूँ। चलो मैं ऐसे ऐसे करता रहूंगा। आइए चलिए, प्लीडर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा दोनों वर्ड अलग अलग हैं। पहले बताओ तो प्लीडर कौन है? प्लीडर कौन है? प्लीड का मतलब क्या होता है? प्लीड का मतलब कोर्ट के सामने आप जितनी बातें रखते हैं ना, सब कहा जाता है आप प्लीडिंग कर रहे हैं। इसलिए तो प्रोफेशनल में सब्जेक्ट का नाम है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड एपिडेंसेस। प्लीडिंग आपको, तो प्लीडिंग करने वाला प्लीडर, प्लीडिंग करने वाला प्लीडर। अब प्लीडिंग जनरली कौन करता है भाई? तो सुनिए, लॉयर्स, एडवोकेट्स करते हैं। पर एक बात मैं आपको बताऊं, सिर्फ एडवोकेट या लॉयर ही प्लीडर नहीं होते, और भी लोग प्लीडर हो सकते हैं। प्लीडर मीन्स अ पर्सन हु प्लीड्स, तो वो तो जरूरी नहीं कि एडवोकेट लॉयर ही हो। बहुत बार जो एक्यूज्ड है, बहुत बार वो कहता है कि मैं कोई वकील रखना नहीं चाहता हूं, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। होता है ऐसा? होता है कि नहीं होता? पहले बताइए। तो फिर वो भी प्लीडर हो सकता है। प्लीडर मीन्स अ पर्सन हु प्लीड्स बिफोर द कोर्ट, हु प्लीड्स बिफोर द कोर्ट। प्लीड का मतलब कोर्ट के सामने अपनी बात रखना।
तो जनरली वकील रखते हैं लोगों के बिहाफ पे, पर बहुत बार लोग खुद भी ऐसा करते हैं। तो प्लीडर का मतलब सिर्फ ये बोलना कि वकील ही होगा ये ठीक नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि प्लीडर ज्यादातर वकील ही होते हैं। एक बार जरा पढ़ के देखिए तो ये लिखा हुआ है, पहले लिखा है लॉयर वाला, लेकिन देखिए नीचे लिख दिया जरूरी नहीं कि आप लॉयर ही हो। एनीवन हु इज ऑथराइज्ड कैन टेक पार्ट इन। मिल गया। आगे बढ़ रहे हैं, टिक लगा लेते हो ना जल्दी जल्दी तुम लोग। चलिए आगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है भाई? तो सुनिए, क्या कोर्ट में सरकार के भी केसेस होते होंगे? जल्दी बोलो। यस, ज्यादातर केसेस सरकार के ही होते हैं। कौन सा सरकार भी लड़ाई झगड़ा मारपीट करता है? अरे सरकार का मतलब 90% केसेस तो सरकार के ही होते हैं। आप कोई भी कुछ भी कंपनी एक्ट में देख लो, कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, आरओसी तो केस करता है। तो ज्यादातर केसेस तो क्या होते हैं? सरकार के होते हैं, या सरकार पे होते हैं, या सरकार केस किया होता है। तो सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी प्रोसिक्यूशंस होंगे, जितने भी अपील होंगे, जितने भी प्रोसीडिंग्स होंगे, उसको गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोर्ट के सामने कौन लेके जाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये हर हाई कोर्ट में होता है। मतलब सरकार ने एक पोस्ट ही वहां निकाला हुआ हर हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब सरकार का केस देखने वाला। अब सरकार हर बार अपना वकील थोड़ी अपॉइंट करेगी, सरकार के केसेस हमेशा ही चलते रहते हैं। तो सरकार ने एक नौकरी निकाल दिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यही हमारा केस लड़ता रहेगा, जब भी हमारा केस जाएगा ये लड़ेगा। तो ये हो गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कोई दिक्कत? कौन से गवर्नमेंट का? सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अलग होते होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग होते होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सैलरी कहां से मिलता होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। और स्टेट गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सैलरी कहां से मिलता होगा? स्टेट गवर्नमेंट से। चलिए अब मेन आ गया ये लो, हेडिंग 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 जोर से। अरे ये सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, अच्छे से देख लो इधर। सुनिए, जब भी हम सुनना अच्छे से बात बंद, जब भी हम किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो पहले हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तय करते हैं। हमेशा ऐसे होता है कि नहीं होता है? बिना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तय किए हुए आप क्या नहीं कर सकते? आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, है ना? ठीक है। तो मैं ये जो बताने वाला हूं कि टाइप ऑफ ऑफेंस, पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझाऊंगा, अपने आप तुम्हें टाइप समझ में आ जाए। तो 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है और 6 निकलेंगे टाइप ऑफ ऑफेंस। इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि प्रोफेशनल में सब काम आने वाला। प्रोफेशनल में इससे आगे की कहानी, इसलिए बेस तो स्ट्रांग होगा तभी ना। आइए इधर देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं सर मॉड्यूल फर्स्ट के क्लास में आप प्रोफेशनल का सपना दिखा रहे हैं, मॉड्यूल सेकंड हट गया क्या? आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस सीआरपीसी के अंदर 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, पर तीनों में 2-2 निकलेगा तो कितना निकल गया? 6। पहला, एकदम शांति से सुनते रहना, इधर देखो सारे बच्चे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ राइट ऑफ बेल, बेल लेने का हक। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ अरेस्ट। और तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट। ये 3 बेसिस हैं। चलिए पहला बेसिस पकड़ता हूं मैं, बेल। अरे एकदम ध्यान से सुनो, सबसे पहले बेल का मतलब क्या है वो बताता हूं। पहले बेल क्या होता है तुम्हारे बुक में लिखा हुआ, देखो बेल का डेफिनेशन होगा, मिला? अगले पेज पे देखो, है ना? चलो बेल का डेफिनेशन पढ़ो तो 2 लाइन का है बस। चलिए अब सुनो, अगर तुमने बेल का डेफिनेशन पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको सरकारी कब्जे से निकाला जाएगा और प्राइवेट आदमी के कब्जे में डाला जाएगा। कहीं लिखा होगा ऐसा? कहां लिखा बताओ तो? नहीं, पहले सरकारी कब्जे को क्या लिखा है? फ्रॉम द कस्टडी ऑफ ऑफिसर्स ऑफ लॉ। तो लॉ के ऑफिसर्स कौन है? सरकारी लोग। जैसे कौन? पुलिस। पुलिस सबसे ज्यादा पॉपुलर तो कौन है? पुलिस हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, ये लोग ना, सेबी हो गया। इन लोग के कब्जे से आपको निकाला जाएगा
और एक प्राइवेट आदमी जो तुम्हारा सिक्योरिटी है, लिखा होगा, कहां लिखा हो सिक्योरिटी? हाँ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के बगल में लिखो गारंटर। सिक्योरिटी कौन होता है? गारंटर लिखो। उसके हवाले तुम्हें कर दिया जाएगा। कहा सर ये तो बहुत अच्छा है, तो हम हमेशा जब भी पुलिस से पकड़ाएंगे हम बोलेंगे कि तुम अपने कस्टडी से छोड़ दो, एक प्राइवेट आदमी है मेरा दोस्त है उसे कस्टडी में हमें डाल दो। एक्चुअली होता क्या सुनिए, इधर देखो, हाँ जी इधर देखो, मालूम चला जैसे ये बच्ची, नाम भूल गया तुम्हारा, अनु क्रिमिनल ऑफेंस करते हुए पकड़ी गई, आराम से बैठ के हत्या कर रही थी, आराम से बैठ के क्या कर रही थी? हत्या कर रही थी। तो उसके बगल की जो पड़ोसी है, पड़ोसन, तुम जानते हो सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा वही है, उसने एग्जैक्टली देख लिया, केस बन गया। क्या बन गया? केस बन गया। तो अनु को पुलिस स्टेशन लाया गया और इसको जेल में बंद कर दिया गया। ठीक, अभी मतलब केस वेस बना नहीं है, बस पुलिस उसको, क्योंकि ये आप जानते हैं ये जो केस है मर्डर, ये एक तो नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, तो पुलिस सीधा उठा के इसको ले गई और जेल में बंद कर दी। चार्जशीट बनेगा अब, समझ में आ रहा है? अब सुनिए जरा ध्यान से, अब क्या होता है, अब तुरंत अनु, बताओ तुम्हारे आसपास में सबसे अच्छे दोस्त कौन है तुम्हारे? कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। मान लो वो बच्ची बैठी हुई, क्या नाम है? आरुषि। आरुषि मान लो इसकी बहुत अच्छी दोस्त है। आरुषि तुरंत पहुंची कहां? थाने। और थाने पहुंच के बोली थानेदार को कि कैसे आप उसको उठा के ले आए। थानेदार वो ज्यादा बोलेगी तुझे भी अंदर कर दूंगा। तो ये बोले ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत समझिए, हम कोर्ट गए थे और कोर्ट से क्या लेके आए हैं? बेल। तो कोर्ट से बेल लाने का मतलब यह है कि कोर्ट ने डायरेक्शन दिया थानेदार को कि अब तुम अपने कस्टडी से इसको रिलीज करो। और जो बेल लेके गया है, बेल कौन लेके गया? कौन लेके गई? आरुषि। तो आरुषि ही सिक्योरिटी बनी है, वही गारंटर है, तुम उसके प्राइवेट कस्टडी में दे दो, उसके साथ उसको जाने दो। अब इस सिक्योरिटी और गारंटर का मतलब यह हुआ कि अगर अब आरुषि के कब्जे से अनु भागी तो फिर आरुषि को जेल होगा। तो गारंटर का मतलब तो यही हुआ ना, नहीं समझ में आया? तो जो बेल करवाने जाता है वो एक तरीके से गारंटर बनता है। किस बात का गारंटर? कि सर हम गारंटी देते हैं कि आप एक बात बताओ क्यों पकड़ के रखे हो, क्योंकि कहीं भाग ना जाए। आप जब भी बुलाएंगे ना साहब, हम इनको लेके प्रस्तुत हो जाएंगे। आप जब भी बुलाएंगे, कोर्ट का कोई तारीख पड़ेगा तो कोर्ट के तारीख पर आप बुलाएंगे इसको, क्योंकि इस पर आरोप है कि इसने हत्या किया है। तो सर मैं पर्सनल गारंटर बनती हूँ, आरुषि बोलेगी मैं पर्सनल गारंटर बनती हूँ, आप मेरे कस्टडी में दे दीजिए, मैं इसको प्रेजेंट करूंगा, है ना, इस बात की मैं गारंटर बनती हूँ। आपने सुना होगा बेल जो दिलवाता है वो बॉन्ड वहां भरता है। तो कौन सा बॉन्ड? बॉन्ड क्या होता है? गारंटी होता है ना। फिल्मों में नहीं देखा है, जैसे कभी कभी हीरो को जेल भेज दिया गया तो हीरोइन आप पहुंचती है वहां पे और हीरोइन उसको बेल करवा के लाती है, तो हीरोइन को ये बात पता ही नहीं कि वो गारंटर है। हीरो अगर भाग गया तो बस। अच्छा, कुछ लोगों को दिमाग में है कि सर दोनों भाग गया, आरुषि भी भाग गई और अन्नू भी भाग गई, तो दो क्रिमिनल केस बन गए, अब किसी और को बेल देना पड़ेगा। नहीं समझे आप? अभी दोनों जहां पकड़े जाएंगे वहीं पर जेल होगा, फिर अगली बार थोड़ी बेल मिलेगा। आप नहीं समझ रहे, बेल जिस कंडीशंस पे मिला वो कंडीशन को अगर आपने कॉन्ट्रावीन किया तो अब आप भूल जाओ जिंदगी में कभी बेल मिलेगा। तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया ना। कभी नहीं सुना होगा तुमने कि बेल पे रिहा होने के बाद भी कोई भागता है, बहुत कम भागता है। जानते हो क्यों बहुत कम भागता है? एक तो जिसने बेल कराया बेचारा, उसकी जिंदगी फिर खराब हो जाएगी। दूसरा यह है कि आप कितना भागोगे भाई, आज न कल तो पकड़े ही जाओगे ना। याद रखिएगा, देर सवेर लोग पकड़े ही जाते हैं। और कितना भी है आजकल की तो सरकार को मैं देख रहा हूं, सबसे पहला काम घर ही गिरा दे रहा है, बुलडोजर जी। आजकल मैं देख रहा हूं, और ये कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक गलत भी है। अगर थोड़ा सा पुलिस को लगता है इन्वेस्टिगेशन में कि सच में इसने गलत किया और हम प्रूफ कर सकेंगे, तब तो घर गिरा दे तो ठीक ही किया। कम से कम ये एक डिटरेंट के रूप में काम करेगा कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस अब नहीं करेगा। पहले क्या लगता था लोगों को मालूम है? अरे क्रिमिनल ऑफेंस कर दूंगा, बेल लेके घूमता रहूंगा और फिर तारीख पर तारीख पड़ता रहेगा, 10-20 साल के बाद मेरा डिसीजन आएगा, 10-20 साल के बाद तो मैं नेचुरली मर जाऊंगा। हाँ, ऐसे लोगों की सोच होती थी। पर आजकल सबसे पहले क्या करता? घर गिरा दिया। और घर सबसे इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। अरे बोलने के लिए लोग बोलते हैं कि आ जाओ, अरे हमारे यहाँ रह लो, हम भी तो आपके भाई हैं। 2-4 दिन से ज्यादा कोई किसी को रखना नहीं चाहता अपने यहाँ। ये बात हमेशा याद रखिएगा लाइफ में।
और अगर रख रहा है तो उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट, या तो आपको बर्बाद करना चाहता है या वो आपको बर्बाद ही करना चाहता है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले बताइए। तो अपना घर अपना ही होता है, चाहे वो झोपड़ी ही क्यों ना हो, ये बात याद रखिएगा। तो एक घर गिरा के बहुत भयंकर चोट पहुंचाते हैं क्रिमिनल्स को, और मेरा मानना कुछ हद तक ये सही है अगर वो सच में क्रिमिनल है तो, है कि नहीं। चलिए, अरे ध्यान से सुनो, बेल समझ में आ गया पहले तुम्हें? तो बेल का मतलब क्या होता है? जो बेल करवाने जाता है उसकी कस्टडी में उसको डाला जाता है और उससे गारंटी लिया जाता है कि जब भी कोर्ट बुलाएगा तो तुम उसको पेश करोगे। अगर वो पेश नहीं हुआ तो जो गारंटर है फिर उसको जेल जाना पड़ेगा। यस, तो इसलिए एक चीज सिखा देता हूं तुम लोग को। देखो भाई, आपके पेरेंट और मैं लगभग एक ही लेवल पे आते हैं। पेरेंट भी आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं और वो भी आपको बेवकूफ समझते हैं, मैं भी आपको बेवकूफ ही समझता हूं, और इसलिए मुझे लगता है कि तुमसे लाइफ में कभी गलती ना हो जाए। आपके माता पिता को क्यों बोलते हैं मालूम? वो डरते हैं कि बच्चा मेरा कहीं गलती कर दिया और जिंदगी में फंस गया तो इसको जो दुख होगा उससे मुझे दुख होगा। अरे इसलिए तो माता पिता रोकते हैं। बहुत को लगता है माता पिता बोल रहे हैं बच्चियों को, खासकर आजकल मैं देख रहा हूँ, कहाँ थी तुम रात 8-9 बजे, क्यों घर 6 बजे नहीं आई? तो बच्चों को लगता है माता पिता बोलते रहते हैं। अरे ठीक बोलते हैं, सोसाइटी अच्छी होती है। आपके माता पिता के साथ आप अमेरिका चले जाइए, आपके माता पिता नहीं बोलेंगे, उनको मालूम है सुरक्षित जगह है। लेकिन जब दिल्ली सुरक्षित जगह नहीं है तो माता पिता अगर आपको बोल रहे हैं कि टाइम से घर पे आ जाओ, तो इसमें आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डरते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। क्योंकि जानते हैं आपका बुरा होगा, आपको तो दर्द होगा ही, आपसे ज्यादा दर्द आपके माता पिता को होगा। ये बात हमेशा याद रखिए। तो माता पिता भी आपको समझाते हैं, मैं भी समझाता हूं, और मैं क्या समझा रहा हूं सो सुनो। लाइफ में क्लास में बच्चा थोड़ा बहुत नटखट करता है, नटखटपन अलग चीज है, लेकिन मैं कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा इस क्लास में, क्योंकि तुम सब मेरे से सीखने के लिए आते हो। कभी भी कोई भी बच्चा मेरा कभी भी ऐसा थोड़ी है कि कभी बेइज्जत करेगा या कभी इस तरह का बात करेगा, हमेशा अच्छे नज़र से मुझे देखेगा। तो इसलिए मेरे मन में तुम लोग के प्रति हमेशा रहता है कि तुम अच्छा ही करो। कभी भी जिंदगी में ये जो नहीं होता है कि दोस्त के साथ मारपीट हो गई, आपने देखा होगा मारपीट करने वाला हमेशा ग्रुप में होता है, अकेला आदमी शायद ही मारपीट करता है। अभी कुछ देर पहले बोला था कि दोस्ती हमेशा ऑफेंस करने के लिए ही होता है। अगर आपको ऑफेंस नहीं करना तो दोस्ती की जरूरत ही नहीं है। माता पिता ने इतना कुछ दे रखा है कि आप आराम से एंटरटेन होकर जिंदगी चला सकते हैं। सही बोलना कि नहीं बोलना पहले बताइए आप। ज्यादातर देखिएगा जब ग्रुप में होंगे ना तब ऑफेंस करेंगे, अकेले में कोई ऑफेंस नहीं करता दुनिया में, है ना। कभी भी तुम्हारा दोस्त वो ऑफेंस करे और तुम उसमें हो, भाई बेल वेल कराने मत जाना, मैं तो साफ बोलता हूं। क्योंकि आप समझिए, बेल कराने का मतलब आपको पता ही नहीं है, आप गारंटर बन रहे हैं उसके। अरे आपका दोस्त जो ऑफेंस किया वो अपने माता पिता के कंट्रोल में नहीं, तुम्हारे कंट्रोल में क्या रहेगा? वो अगले दिन तुमको भी मार के जाएगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोलना पहले बताइए। तो ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं कि मैं बेल करवाऊंगा, अगले बार तुमको बेल की जरूरत पड़ जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। तो ये पढ़ाते पढ़ाते ये चीज मैंने सिखा दिया, समझे। बहुत समझदार आपने में मम्मी पापा को देखिए, ऐसे केस में वो कभी नहीं फोन ही उठाना बंद कर देते हो। देखिएगा बहुत बार आपके माता पिता ऐसा करते हैं, हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना। क्यों? अरे यार हम अपना जिंदगी आगे बढ़ाएंगे या तुमको बचाएंगे? गलत काम किया तो फंसो। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोला? तो बेल कराने तो मन निकल जाना हीरो बन के, समझे ना, नहीं तो किसी और हीरो को आना पड़ेगा। अब सुनिए, तो बेल खूब अच्छे से मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया। एक और उसमें आ रहा है एंटीसिपेटरी बेल, आ रहा है एंटीसिपेटरी बेल। जरा देख के बताओ तो एंटीसिपेटरी बेल कहां से मिल सकता है? नहीं, हाई कोर्ट ही है, सेशन कोर्ट भी है। तो याद रखना, सुनिए। अरे यार इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं फिर भी तुम बात कर रहे हो। आप सुनिए, एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है। याद रखिएगा, एंटीसिपेटरी बेल ज्यादातर हाई कोर्ट से मिलता है, सेशन कोर्ट से भी बहुत बार नहीं मिलता है, हाई कोर्ट से ज्यादातर मिलता है। सुनिए इधर देखिए। अरे अगर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि उस पर गलत आरोप लगा के उसको फंसाया जा सकता है, ऐसे ऑफेंस में जो नॉन बेलेबल है, कहीं लिखा होगा, टिक मारो। कहां लिखा नॉन बेलेबल? क्योंकि देखिए, अगर बेलेबल ऑफेंस में फंसाया जा रहा है तो फिर पहले से बेल लेने का क्या मतलब, बाद में भी मिल जाएगा। लेकिन नॉन बेलेबल में फंसाने का कुछ है तो उसको बाद में बेल नहीं मिलेगा, नहीं समझे। तो वो इससे पहले कि उस पर आरोप वो लगाए फंसाए, वो पहले हाई कोर्ट के पास जाके क्या ले लेगा? एंटीसिपेटरी बेल। पर तुम्हें क्या लगता है ये एंटीसिपेटरी बेल आसान है या बहुत टफ होगा? बहुत टफ होगा। आप सुनिए क्यों।
क्योंकि देखिए जब आप हाईकोर्ट के पास पहुंचेंगे, सर मुझे लगता है मेरा पड़ोसी मुझे फंसा सकता है ऐसे केस में जो क्या है नॉन बेलेबल है, तो कोर्ट सोचेगा क्या पता तू कर ही रहा होगा वो ऑफेंस। नहीं समझ में आया? क्या पता तू वो ऑफेंस ही कर रहा होगा सच में, और सच में ही सामने वाला जो तुम्हारा पड़ोसी वो सच का केस कर रहा होगा, हम तुम्हें कैसे दे दे एंटीसिपेटरी बेल। तो क्या ये काफी चेकिंग वेकिंग होता होगा, इस पर काफी डिस्कशन होता होगा, या पड़ोसी को भी एक बार बुलाया जा सकता है, या पुलिस से पूछा जा सकता है कि भाई सच में कहानी क्या। एक छोटा मोटा इंक्वायरी हो सकता है, लेकिन अगर छोटे इंक्वायरी से कोर्ट को ऐसा लगा कि सच में इसने कुछ ऐसा, अभी प्राइमा फेसी तो यही लग रहा है कि इसने ऐसा कुछ भी किया नहीं है और इसको फंसाया जा सकता है, तो क्या कोर्ट उसको एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है? अरे बोलो, एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है ऑफेंस होने से पहले, आरोप लगने से पहले, पुलिस के आने से पहले ही बेल मिल गया। जैसे आपको ऐसा लग पहले एंटीसिपेटिंग मतलब क्या होता है? एंटीसिपेशन मतलब क्या होता है? हमें ऐसा लग रहा है फ्यूचर में होगा। तो देखिए एंटीसिपेटरी बेल से आप सिक्योर हो जाएंगे। जैसे आपको लग रहा है बस बगल वाला आपको फंसा सकता है और मालूम चला बाद में सच में फंसा दिया, पुलिस आई आपको लेने के लिए, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, पुलिस आ गई, पुलिस को सीधा दिखा दिया, देख पहले से बेल लेके बैठा हुआ हूं, निकल। नहीं समझ में आया? तो उसको पहले से क्या मिल जाता है? बेल। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो लाइनें लिखी हुई हैं, बोलो तो क्या क्या लिखा हुआ है? क्या ये हाई कोर्ट सिर्फ दे पाएगा या सेशन कोर्ट? और भी क्या क्या लिखा हुआ है? और नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही होगा ऐसा? अरे बोलो यार, बोल क्यों नहीं रहे हो? और क्या लिखा हुआ है? हाँ, अभी तक अरेस्टेड नहीं है ना, तभी तो एंटीसिपेटरी है वो, अभी तक वो अरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये देखो, ये सब टिक लगा रहे हो। अगला, लेकिन एक बात बताइए, क्या अपोजिट पार्टी को जो बोल रहा था पड़ोसी फंसा देगा, तो क्या पड़ोसी को भी एक बार बुलाया जाएगा? अगर पड़ोसी सबूत दे दिया कि सर सच में ऑफेंस किया, ये देखिए वीडियो सर, तब का एंटीसिपेटरी बेल, पहले तो अरेस्ट कर, है कि नहीं? अब जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ एंटीसिपेटरी बेल कैसे हुआ। आजकल यूपी में कुछ ज़्यादा ही आप पुलिस से लोग डर रहे हैं, उधर जो क्रिमिनल्स हैं खास, उनको लगता है कि फिर से गाड़ी पलटा देगा। मालूम है ना, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं गाड़ी पलटाने का मतलब क्या है। तो हाँ, तो सुनिए आजकल क्या हो रहा है, सुनो। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, नोएडा में एक सोसाइटी के अंदर एक कोई बीजेपी का किसका नेता था, किसी का नेता था, वो बीजेपी का था किसी का था पता नहीं, कोई नेता था, कोई त्यागी करके, हाँ, और उसको जो है वो किसी लेडी के साथ थोड़ा बदतमीजी कर गया, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कर गया, और थोड़ा वो बदमाशी भी करता था। चक्कर क्या है इस देश में आपको मालूम नहीं है, जो बड़े लोग होते हैं ना बड़े झुक के रहते हैं, क्योंकि उसको मालूम है मैंने इतना ऑफेंस किया हुआ है, एक छोटे से ऑफेंस के चक्कर में पूरा पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा। लेकिन वो समझा नहीं इस बात को। ये कहते हैं ना, यूथ जो है वो समझता नहीं है, वो जोश में होश को बैठता है, उसकी ज़िंदगी खराब। अब उसका जो एक छोटे से एक लेडी से झगड़ा करने की वजह से और केस हो गया। केस होने के बाद तुम देखोगे न्यूज़ चैनल में 4-5 दिन लगातार चलता रहा, और उसका हर चीज़ निकल गया कि कहाँ कहाँ इसके एसेट हैं, कहाँ कहाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ है, कहाँ कहाँ ये पैसा घुसखोरी का खाया हुआ है, कहाँ कहाँ ये क्या किया हुआ है। उस पर सीबीआई लग गया, ईडी लग गया, इनकम टैक्स लग गया। अब उसकी ज़िंदगी खत्म। अब वो ज़िंदगी बिता देगा वो केस को ख़त्म करने में। तो लोग ये समझते नहीं है। आज पुलिस को देख के लोग रोड पे, जैसे रोड पे कार चला रहे हैं और वहाँ पर देखिए भाई ट्रैफिक पुलिस, तो आराम से धीरे स्मूथली निकलते हैं। वो इसलिए नहीं निकलते कि वो डर रहे हैं, तो कहें कि बेकार में हाथ दे देगा। अब मालूम चला पूरा चेक कर लिया, कभी इंश्योरेंस नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, 100 चीज पकड़ा जाए। एक चीज़ आपने देखा हो, जब भी वो आपको रोकेगा, चाहे आप रेड लाइन जंप करो, सबसे पहले वो सारा प्रोसीजर मांगेगा, फिर कहेगा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। हाँ, अब आ जाता है। अब उसमें क्या है कि तुम्हारा सारा ऑफेंस, एक बार मैं ऐसे ही कहीं मैं थोड़ा गाड़ी स्पीड चलाता हूँ, तो गाड़ी स्पीड से ओवर स्पीडिंग में पकड़ा गया मैं। जो पकड़ाया तो उसके बाद वो पूछना स्टार्ट किया, तो मेरा सब कुछ ठीक था, पॉल्यूशन नहीं करवाया हुआ था मैंने। आप बताइए, पॉल्यूशन नहीं, उतना तो नहीं दिया खैर मैंने, सुनिए, पॉल्यूशन नहीं कराया था। अब देखिए एक छोटी सी बात, पॉल्यूशन नहीं कराया था, फंस गया ना। तो इस सब बात को समझो, लाइफ में इन सब चीज़ों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा। अब ये नहीं कि एंटीसिपेटरी बेल पर आ रहा हूँ, बेल पर आ रहा हूँ, कहाँ सर प्रैक्टिकली करके देखना चाहूँगा कि बेल मिलता है या नहीं। तो एंटीसिपेटरी बेल उतना आसान नहीं। तो श्रीकांत त्यागी को जब लग रहा था कि पुलिस उसको क्या कर लेगी, अरेस्ट, और पुलिस अरेस्ट करेगी तो उसका कार पलटा देगी, और उस समय माहौल बन गया था कि मार देगी इसको। अब एक बात बताओ, तो पहले ही जाके क्या लेना चाहो, हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल, शायद रिजेक्ट हुआ, फिर शायद सुप्रीम कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोशिश की, ऐसा ही कुछ हुआ। शायद अभी जेल में ही है कि निकला पता नहीं मुझे, है, फिर बाद में बेल मिला उसको। लेकिन एक बार तो जेल गया ना, जेल तो एक बार गया,
एक बार सोचिए जेल गया, उसके बाद शायद पकड़ा है, तो एंटीसिपेटरी बेल उसको मिला नहीं। बात समझ में आ रही? बहुत बार लोग कहने के लिए कहते हैं सबसे बड़ा गुंडा तो कहा जाता है, कौन है वो सब जानता ही है। सरकार से कभी आप लड़ नहीं सकते, मैं ये बोल रहा था। सरकार से कभी आप लड़ नहीं सकते। अब तुम लोग इतने तो मैच्योर हो ही, महाराष्ट्र में उनका नाम सुने थे वो शिवसेना के जो एक, नहीं वो नहीं, अभी कुछ दिन पहले उसका ईडी का छापा हुआ पड़ के उसकी हालत खराब किया हुआ है। वो खूब बोलता था, संजय राउत। एक समय में क्या बिल्डिंग गिरवा दूंगा, ये करवा दूंगा, तुझे घुसने नहीं दूंगा महाराष्ट्र में, क्या क्या बोलता था। आज कहाँ है वो? आज जेल में उसकी हालत इतनी खराब है कि वो रोने लगा। अब पहले बोलता था शेर का ये है वो है, ये आज रो रहा है। तो इसे सरकार से आप नहीं लड़ सकते। कुछ लोग इस बात को समझते नहीं। तो ये सब सिखा दे रहा हूँ तुम लोग को, लाइफ में ये काम आएगा जब तुम लोग बहुत बड़े नेता बनोगे। आइए अब मैं आपको बताता हूँ दो तरीके का बेल, दो तरीके का ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू बेल कितने तरीके का ऑफेंस होते हैं? दो, बेलेबल और नॉन बेलेबल। रुक जाओ, बेलेबल नॉन बेलेबल बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग समझते हैं, है ना। चलिए अब जरा ध्यान से सुनना। अभी मैं एक दो बच्चे से पूछ लेता हूं। सिमरन बताएगी। सिमरन जरा बताओ तो नॉन बेलेबल ऑफेंस या बेलेबल ऑफेंस, चलो नॉन बेलेबल और बेलेबल के बीच में कुछ डिफरेंस मालूम है? कुछ भी जो जनरल नॉलेज से समझी होगी। नहीं, वो तो एंटीसिपेटरी बेल था। मैंने बोला बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस, जनरल नॉलेज के हिसाब से। मुझे पढ़ाना तो है ही। बेल मिल जाता है ऐसा लगता है कि बेलेबल में बेल मिल जाएगा, नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ? ना, क्या बोल रही हो? बैठो तो घबरा गई हो, बैठ जाओ, मैं बताऊंगा तो समझना तुम। मैं एक्चुअली जो पॉइंट मैं चाह रहा हूँ वो अभी देखिए मैं पूछता हूँ। सबसे कोने में बच्ची बैठी हुई है। यस, हाँ। नहीं आप कोने में कहाँ, आप तो बीच में हो, सबसे पीछे। हाँ, क्या लगता है बेलेबल नॉन बेलेबल में क्या डिफरेंस होता होगा? बेलेबल में बेल मिलती है या नहीं मिलती है, और नॉन बेलेबल में नहीं मिलती? बैठिए। ज्यादातर लोगों को यही लगता है जो उसने बोला कि बेलेबल में बेल मिलता है और नॉन बेलेबल में बेल मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है। आप समझिए, ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है राइट टू बेल का। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो एक्यूज का राइट है बेल लेने का। मतलब अगर उसने बेल पिटीशन लगा दिया तो बेल मिलेगा। कोर्ट इज बाउंड टू ग्रांट द बेल। इसलिए आपने देखो छोटे मोटे ऑफेंस में तुरंत बेल मिल जाता है, एकदम छोटा मोटा ऑफेंस। जैसे मालूम चला आपने कार चला रहे थे और किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पर आपका कार थोड़ा सा चला गया, उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, ह्यूमन बीइंग का नहीं, प्रॉपर्टी का। अब उसे मालूम चला पुलिस पकड़ के ले गए, बैठाई भी आपको वहाँ पे, या जेल में डाल दिया, मालूम जेल में डाल दिया। तुरंत परिवार वाले जाते हैं, बिल लेके आते हैं और तुरंत उसको निकाल लेते हैं। अब बिल तुरंत मिल भी जाता है तुरंत, क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस था। वहाँ एक्यूज के पास राइट है बेल लेने का, तो बेल मिलेगा ही मिलेगा। कोर्ट इज बाउंड टू ग्रांट द बेल, क्योंकि आपके पास राइट है। जो नॉन बेलेबल है इसका मतलब ये नहीं है कि बेल मिलेगा नहीं, बस आपका राइट नहीं। आप फिर भी बेल पिटीशन लगाइए, द कोर्ट मे और मे नॉट ग्रांट द बेल। क्योंकि एक बात जरा सोचिए ना आप, हत्या से बड़ा कोई ऑफेंस तो नहीं होगा, लेकिन उसमें भी बेल मिल जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब है वो ऑफेंस नॉन बेलेबल था, पर इन्होंने बेल पिटीशन लगाया होगा और किसी ग्राउंड पर फिर भी कोर्ट ने क्या दे दिया, बेल दे दी। तो आपने देखा होगा बेल मिल जाता है। तो देखिए बेलेबल है तो बेल मिलेगा ही, नॉन बेलेबल है तो बेल मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। नहीं समझ में आया ये बात? बहुत लोगों को क्या लगता है नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलता है। अच्छा, नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलता तो हत्या में लोग कैसे बेल पे बाहर हो जाते हैं? अब हत्या तो नॉन बेलेबल ही होगा ना पक्का, और लोग कैसे बाहर हो जाते हैं? इसका मतलब नॉन बेलेबल होने के बावजूद भी उसको क्या मिल गया है, बेल मिल गया। कोर्ट को कुछ ग्राउंड दिखे होंगे। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताइए आप। चलो ये बात क्लियर है तो देख लो, बेलेबल ऑफेंस है तो आपके पास क्या है, राइट टू गेट द बेल। अब राइट है तो बेल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नॉन बेलेबल में राइट टू गेट द बेल नहीं है। आप बेल पिटीशन लगाइए, द कोर्ट मे और मे नॉट ग्रांट द। क्लियर है? चलो अगला, अब आ जाओ अगला, ऑन द बेसिस ऑफ अरेस्ट। अच्छे से सुन लो, हाँ जी, ये बहुत जरूरी है। पहला कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहां पे पुलिस आपको सीधे अरेस्ट कर लेगी, उसको अरेस्ट वारंट मजिस्ट्रेट से लेके आने की जरूरत नहीं है। कॉग्निजेबल में सीधा अरेस्ट होगा तो आपका, आप जहां मिलेंगे वहीं से उठा लिया जाएगा, कोई अरेस्ट वारंट नहीं दिखाएगा आपको, सीधा पुलिस आएगी उठा के ले जाएगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल छोटे ऑफेंस होते हैं, वहां पे पुलिस अगर आपको अरेस्ट करेगी तो उसको मजिस्ट्रेट से पहले क्या लेके आना पड़ेगा, अरेस्ट वारंट लेके आना पड़ेगा। बिना वारंट के वो आपको क्या नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती। चलिए अब आओ ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट, वारंट केसेस एंड समन केसेस। पहले आइए समन केसेस। अरे इधर देखो, समन केसेस छोटे केस होते हैं, इसमें आपको मैक्सिमम जो होगा जेल वो 2 साल तक, 2 साल से ज्यादा नहीं। लेकिन वारंट केस में 2 साल से ज्यादा का क्या हो सकता है, सजा, इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और इवन डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? चलो मुझे जल्दी जल्दी बताओ तुम लोग, इसमें अगर मैं लिंकिंग करूं तो हार्श वाले को लिंक करो तो एकदम हार्श, मुझे लगता है नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और वारंट, क्या ये तीनों हार्श हैं? और ये सब बड़े ऑफेंस में होते होंगे, इसलिए तुमने देखा होगा बहुत लॉ तुम लोग पढ़े और बहुत लॉ तुम लोग मॉड्यूल सेकंड में पढ़ोगे। मॉड्यूल सेकंड के अंदर इंटरेस्टिंग लॉ सब है, मॉड्यूल फर्स्ट में तो बहुत भरा हुआ है, बस मॉड्यूल सेकंड में इंटरेस्टिंग मिलेगा। वहां पे सुनिए, इधर देखिए आप, वहां पे बहुत सारे लॉ में आपको मिलेगा कि इस एक्ट के अंदर अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो ये ऑफेंस माना जाएगा, एक तो कॉग्निजेबल, दूसरा नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल साथ चलेगा, क्योंकि कॉग्निजेबल भी हार्श है और नॉन बेलेबल भी हार्श है। अब कहीं सजा भी 2 साल से ज्यादा का है तो वारंट भी हो गए। नहीं समझ में आया? अच्छा 447 में अगर तुम पकड़ाए तो बताओ तो कौन सा केस है वो? वारंट है, वारंट है ना, क्योंकि 10 साल तक की जेल है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये सब कहानी था, मैं लाइन बाय लाइन टैली कराऊंगा। पहले ये सब क्लियरली समझ में आ गया आपको? चलो कौन कौन एग्जाम्पल? 447 कॉग्निजेबल है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। एक्चुअली कंपनी लॉ में क्या होता है कि जितने केसेस SFI को जाते हैं ना, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, वो अपने आप कॉग्निजेबल बन जाता है। वो अपने आप क्या बन जाता है? कॉग्निजेबल। SFI को केस रेफर होने का मतलब कॉग्निजेबल। चलिए यहां तो कोई दिक्कत, ये पूरा पढ़ा दिया मैंने। चलिए अगला, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, ये देख लो। नहीं, लाइन बाय लाइन थोड़ा पढ़ लो और एक काम करो, कॉग्निजेबल मोर सीरियस है क्या? थोड़ा यार उसको कीवर्ड्स को टिक लगाओगे तो याद करना ठीक रहेगा। दूसरा, हैवी पनिशमेंट है। और नॉन कॉग्निजेबल जो है, जल्दी बताइए तो, क्या ये मतलब कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है? उल्टा ही होगा, ज़्यादा सीरियस नहीं है। चलिए अच्छा एक बात बताइए, अरे इधर देखो, हाँ जी इधर देखो, अगर मालूम चला आपने 2 ऑफेंस किए, एक है कॉग्निजेबल, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल, तो दोनों केस एक साथ क्या माना जाएगा? कॉग्निजेबल ही माना जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा, देखो कॉग्निजेबल में पहले एक बार तुमको अरेस्ट कर लिया, फिर छोड़ दिया, कहा ना तुम नॉन कॉग्निजेबल। एक भी कॉग्निजेबल हो गया तो पूरा केस ही क्या होगा, क्योंकि अरेस्ट तो एक ही बार ना हो गया यार। कहाँ लिखा हुआ ये लाइन बताओ तो, कहाँ लिखा? पढ़ो इसको पूरा। एक भी आरोप कॉग्निजेबल वाला लग गया तो तुम्हारा पूरा केस ही क्या हो गया? कॉग्निजेबल। भले ही उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल वाले होंगे, लेकिन फिर भी पूरा केस ही क्या मान, कॉग्निजेबल मतलब उठा लिया, अरेस्ट तो हो तो गया। अब क्या बचा? एक भी केस तुम्हारा कॉग्निजेबल वाला हुआ, एक भी ऑफेंस तुम्हारा कॉग्निजेबल वाला हुआ, तो सारे ऑफेंस ही क्या माने जाएंगे? फिर कॉग्निजेबल माने जाएंगे। चलो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस बताओ। कॉग्निजेबल क्या होता है? सीरियस ऑफेंस, अरे टिक लगाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। और नॉन कॉग्निजेबल लेस सीरियस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस क्या आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट? यस। पर नॉन कॉग्निजेबल में उसके पास ऐसा कोई भी अथॉरिटी नहीं है, उसको अरेस्ट करना है तो वारंट लाना ही पड़ेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर लेगी तुरंत, और तुरंत करके तुरंत क्या शुरू कर देगी? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी उसको मजिस्ट्रेट से पूछने की जरूरत नहीं है, ना अरेस्ट करने के लिए और ना, अरे अरेस्ट करता ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में ना आपको वो अरेस्ट कर सकते और ना ही वो आपको इन्वेस्टिगेट कर सकते, किससे पूछे बिना? मजिस्ट्रेट से पूछे बिना।
को देख आगे समन एंड वारंट केसेस बताई दिया था। देखो वारंट केसेस का डेफिनेशन दिया है और समन में बोला जो वारंट नहीं है वो कौन है? समन। जो वारंट नहीं है वो कौन है? समन। आइए वारंट और समन केस के बीच में डिफरेंस। चलो वारंट केस जल्दी बताइए, डेथ सेंटेंस भी हो सकता है क्या? लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। लेकिन समन केसेस में नॉट सो पनिशेबल का मतलब लेस देन 2 ईयर या इक्वल टू 2 ईयर। ये हुआ ना। अरे इधर एक्सीडिंग 2 ईयर है तो यहाँ क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 2 ईयर्स। चलो ये समझ रहे हो ना, सब कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा वारंट केस का ट्रायल प्रोसीजर काफी एलेबोरेट होगा क्या? क्यों? यहाँ छोटी सी गलती में बेचारा किसी को फांसी चढ़ जाएगा, तो तुम्हें केस बहुत फुक फुक के कदम रखा जाता होगा वारंट केस में। क्या वारंट केस में एक्यूज्ड को ज्यादा राइट्स दिए जाते होंगे कि भाई तुम प्रूफ कर लो अपने आप को बेगुनाह, क्योंकि अगर गुनहगार साबित हुए तो यहाँ तुमको फांसी भी हो सकता है, और फांसी हो गया और बाद में पता चला कि ये तो गलत हो गया था, भाई हम जिंदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, जो ट्रायल प्रोसीजर है समन में वो उतना एलोबरेटेड नहीं है, एकदम यही अभी चल रहा है वहाँ प्रोफेशनल में। वारंट केस का ट्रायल और समन केस का ट्रायल यही वहाँ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। 18 स्टेप्स हैं वहाँ पे। अगला, अच्छा एक बात है, वारंट केस में चार्जशीट दाखिल करना ही पड़ेगा। यस, चार्जशीट लिखो वहाँ पे, चार्जशीट दाखिल करना ही पड़ेगा, बिना चार्जशीट के वारंट केस चालू नहीं हो। लेकिन समन केस में कोई चार्जशीट की जरूरत नहीं है, बस आप पार्टिकुलर्स बता देंगे तो भी केस चालू हो जाएगा। अब 2 साल तक का जेल है तो क्या ही इसमें सोचना है। चलिए अगला, एक बात बताइए, सुनो सुनो सुनो, वारंट केस ज़्यादा टफ है ना, फांसी उसी कहीं ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है अगर कंप्लेनेंट नहीं आया तो? भाई कंप्लेनेंट नहीं आया तो इसका मतलब कंप्लेनेंट को सीरियस नहीं लग रहा है। नहीं समझ में आया? जब कंप्लेनेंट को सीरियस नहीं लग रहा तो हम क्यों सीरियस समझे भाई? तो उस केस में जो तुम्हारा एक्यूज्ड है उसको छोड़ा जा सकता है, एक्यूज्ड को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जब कंप्लेनेंट ही सीरियस नहीं है तो हम क्या करें भाई? अब कंप्लेनेंट सीरियस है नहीं, हम फांसी पर चढ़ा दे किसी को। अगला, लेकिन समन केस में, समन केस में भी आपको छोड़ा जा सकता है। एक्यूटेड का मतलब बेगुनाह साबित होना, लिखो, एक्यूटेड का मतलब बेगुनाह साबित होना, बाइज्जत बरी हो जाना। बेगुनाह साबित होने से अच्छा है लिखो बाइज्जत बरी हो जाना, या बाइज्जत छोड़ दो बरी हो जाना लिख दो बस। क्या लिखें, क्या छोड़े आप बता दीजिए। रिलीज हो जाना, छूट जाना, बड़ी हो जाना, बाइज्जत बड़ी हो जाना। बाइज्जत बड़ी तभी होंगे जब आपकी बेगुनाह साबित होंगे। आगे, लेकिन यहाँ रखिए, सुनिए सुनिए, यहाँ 2 ग्राउंड है। एक तो कंप्लेन नंबर 1 लिखो, नंबर वन जल्दी। एक तो कंप्लेनेंट अपियर नहीं हुआ और दूसरा कंप्लेनेंट की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो यहाँ दोनों ग्राउंड पे छोड़ा जा सकता है, पर वहाँ सिर्फ एक ग्राउंड पे छोड़ा जाएगा अगर कंप्लेनेंट अपियर नहीं हुआ तो। लेकिन यहाँ कंप्लेनेंट अपियर नहीं हुआ या कंप्लेनेंट की डेथ हो गई, दोनों ही केस में आपको छोड़ा जा सकता है। चलिए, अच्छा यहाँ पे केस विड्रॉ हो सकता है क्या वारंट में? ना, वारंट केस बहुत रिस्की होता है भाई। लेकिन इधर समन केसेस में, समन केसेस में विड्रॉ हो सकता है। चलिए सुन लो, वारंट केसेस में हियरिंग 2-3 चीजों पे होती है। इधर देखो, इधर देखो, पहले वहां केस चलता है इस बात पे कि गुनहगार है कि नहीं, उसके बाद फिर से केस चलता है कि सजा कितना होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां याद रखिएगा, सेंटेंस कितना होना चाहिए, सेंटेंस का मतलब सजा, सजा कितना होना चाहिए, इस पर भी क्या होगा? प्लीडिंग। इस पर भी क्या होगा? प्लीडिंग। लेकिन इधर इस पर कोई भी प्लीडिंग होगा नहीं, यहाँ कोर्ट की डिस्क्रेशन होती है, जज साहब जो सजा सुना दे बस। लेकिन याद रखिएगा, जो इधर वाला केस होता है, कौन वाला? वारंट, यहाँ सजा कितना हो इस पर भी क्या चलता है? डिस्कशन, क्योंकि यहाँ सजा ज़्यादा है ना। नहीं समझ में आया? सजा क्या है? ज़्यादा है। चलो भाई अब बोलो, कंप्लेंट। एक बात बताइए, चाहे केस सिविल हो चाहे केस क्रिमिनल हो, ट्रायल तो तभी चालू होगा जब कोई कंप्लेनेंट बनेगा या जब कोई कंप्लेंट दाखिल करेगा। तो मन में यह आता है कि कंप्लेनेंट हो, मतलब कंप्लेंट क्या होता है, कंप्लेंट क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, हम जज साहब के पास पहुंचे और बोले सर देखिए वहां हत्या हो रहा है, अब बोल के चुप हो जाए, तो ये कंप्लेंट है? ये तो इन्फॉर्मेशन देना हुआ। सर आपका जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूं। अच्छा अगला,
जज साहब वहां पे ना मर्डर हुआ है, मर्डर इस आदमी ने किया है और हम चाहते हैं कि इस मर्डरर को सजा हो और आप सजा दें। कंप्लेंट तब होगा जब रिलीफ मांगोगे। क्या मांगोगे? रिलीफ। अगर जब तक आप रिलीफ नहीं मांगेंगे वो तो जनरल नॉलेज बढ़ाने जैसा होगा। तो आइए देखिए ये लिखा हुआ, कंप्लेंट तभी होगा जब आप आरोप लगाएं। क्या लगाएं? आरोप। एलिगेशन का मतलब आरोप। लिखो, आप आरोप लगाएं। आरोप आप ओरली भी लगा सकते हैं और राइटिंग में। ठीक, लगाते हैं। चलो तीसरा, किसके सामने आरोप लगा रहे हैं? मजिस्ट्रेट। ये बहुत जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके मन में है नहीं, पहले ये देखो, विथ द व्यू ऑफ हिज टेकिंग एक्शन। ये लो, ये आप क्या चाहते हैं कि जज साहब क्या लें? एक्शन लें। तो कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 और एक और। आप जो जाके वहां पे एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या एलिगेशन लगा रहे हैं? कि सर सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एंड। तो 1 2 3 4 5। तो जल्दी बोलो, कंप्लेंट होने के लिए 5 कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला बोलो, आप आरोप लगाइए। आप एक के बाद सीधा 5 पढ़ लो। आरोप किस बात का? कि सर ऑफेंस हुआ है, किसी ने ऑफेंस किया है। ये आरोप कैसे लगाओगे? ओरली भी चलेगा, राइटिंग में भी चलेगा। किसके सामने लगाओगे? मजिस्ट्रेट के सामने। और क्यों लगाओगे? क्योंकि आप चाहते हो मजिस्ट्रेट साहब क्या लें? एक्शन लें। अगर इतने कंडीशन सेटिस्फाइड है तो माना जाएगा ये आपका वैलिड कंप्लेंट है। और कंप्लेंट के बाद शुरू होता है ट्रायल। वो पढ़ोगे प्रोफेशनल में। कंप्लेंट, उसके बाद अब समन इशू होगा, फिर क्या होगा? हियरिंग डेट पड़ेगा, उसके बाद बहुत स्टेप्स हैं, वो चलता रहता है। फिर वही आई प्लीड गिल्टी, आई प्लीड नॉट गिल्टी, ये सब खूब चलता है। एक फिल्म देखे हो ना, पहले बोला था आई प्लीड गिल्टी, बाद में बोला आई प्लीड नॉट गिल्टी। रुस्तम, अक्षय कुमार, जो आजकल लगातार फ्लॉपी हो रहा है ना। चलिए, अच्छा, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, क्या पुलिस रिपोर्ट को आप कंप्लेनेंट मानेंगे? पुलिस का तो काम ही है वो तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दे देना। तो पुलिस अगर कंप्लेनेंट बनने लगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा? तो ये एक नॉर्मल इंसान के तरफ से होना चाहिए। आइए, तो इसका मतलब कंप्लेंट होने के लिए क्या क्या जरूरी है? पहला, आपने एलिगेशन लगाया हो, वो ओरल भी हो सकता है। और क्या एलिगेशन है? कि सर सम पर्सन ने क्या किया है? किसके सामने? और तुम क्यों ऐसा किए? कि तुम चाहते हो मजिस्ट्रेट साहब क्या लें? एक्शन लें। तो जनरली मैंने आपको बताया कि ये देखो यहाँ पे ये वाला, ये कि पुलिस रिपोर्ट को क्या नहीं माना जाएगा? कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन एक केस में मान लिया जाएगा। बताओ कब? पढ़ो तो इसको पूरा, हाउएवर से लेके यहाँ तक एक्सेप्शन बन रहा है ना। क्या? सुनिए, जरा ध्यान सुनिए। एक तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके बाद पुलिस ऑफिसर ने इसके ऊपर रिपोर्ट बना के दिया था, और वही जो रिपोर्ट बना के दिया ना, वही बाद में सही पाया गया। तो अगर पुलिस रिपोर्ट में लिखी गई बातें सच पाई गई, तब तो इसका मतलब पुलिस माना जाएगा, जैसे पुलिस ने क्या कर दिया? कंप्लेनेंट। और जो वो पुलिस रिपोर्ट बनाया होगा वो पुलिस ऑफिसर क्या माना जाएगा? कंप्लेनेंट। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पर इसके लिए जरूरी है कि जो पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया वही बातें बाद में जाके पता चले। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा होता है जहां पुलिस ही पहुंचती है पहले, अब पुलिस को ही मिलता है, आम आदमी को पता भी नहीं चलता है। अब जैसे रात वात में एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट करके तो भाग गया कोई, लेकिन उसको कौन, मतलब लाश वाश किसको प्राप्त होता है? एग्जैक्टली पुलिस को। तो पुलिस ने पूरा बनाया कि भाई ऐसे ऐसे हमें लगता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट इस गाड़ी से हुआ, हमने सीसीटीवी कैमरा में चेक किया, और बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी वही पाया गया। तो वही पुलिस ऑफिसर क्या माना जाएगा? कंप्लेनेंट। और फिर वो कंप्लेन माना जाएगा, उसके ऊपर क्या शुरू हो जाएगा? ट्रायल। क्या शुरू हो जाएगा? ट्रायल। अब सुनिए, अब जब हम अगली क्लास में आएंगे तो क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। वो हम करेंगे अगली क्लास।
पर ये चैप्टर इंटरेस्टिंग था, अगली क्लास और इंटरेस्टिंग होने वाली है ना। अभी आएगा आगे, वो आएगा, FIR अभी आगे आने वाला है।